हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये चल रहा है आपका चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है संवाद। इस चैप्टर के अंतर्गत हम सबसे पहले संवाद को जानेंगे कि संवाद की परिभाषा क्या है और संवाद कहते किसे हैं। उसके ठीक पश्चात हम संवाद के लक्षण या उनकी विशेषताओं को पढ़ेंगे, जो पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछा भी जाता है। फिर हम एकात्मक और संघात्मक सरकारों में अंतर भी करेंगे। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ और नाइजीरिया के संवाद के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं संवाद के बारे में बताना चाहती हूँ आप सबको कि संवाद होता क्या है। संवाद संघ को अंग्रेजी में फेडरेशन कहते हैं, जो लैटिन भाषा के शब्द फ्यूडस से बना है, जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता, अर्थात दो हाथों का मिलाव। इस तरह संवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसका निर्माण संधि या समझौता के आधार पर ही किया जाता है। संवाद में केंद्र और राज्यों के बीच संविधान के अनुसार शक्तियों का विभाजन किया जाता है। ठीक है, संवाद में केंद्र को भी कुछ शक्तियाँ मिलती हैं और राज्य को भी संविधान के तहत कुछ शक्तियाँ मिलती हैं। इसमें दोहरा शासन होता है, अर्थात दोहरी नागरिकता पाई जाती है, जिसमें संपूर्ण देश के लिए एक राज्य सरकार होती है। भारत भारत में संघात्मक सरकार के लक्षण या फिर विशेषता। इनमें सबसे पहला लक्षण या विशेषता पाई जाती है, वो होता है शक्तियों का विभाजन। संवाद में केंद्र राज्य के बीच में स्पष्ट रूप से शक्तियों का बंटवारा हो चुका है। वो अपने अपने विषय क्षेत्रों में काम करते हैं ताकि किसी भी प्रकार का विवाद दोनों के बीच में ना हो। जैसे कि प्रतिरक्षा या मुद्रा प्रणाली या विदेश संबंध कुछ भी चीज़ होती है तो वो सीधा केंद्र के पास जाती है। जबकि जो स्थानीय महत्व टाइप का कुछ काम होता है या उनके विषय क्षेत्र होते हैं तो वो काम इस प्रांतीय क्षेत्रों को या फिर राज्य को करना होता है। जैसे कि कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब की जिम्मेदारी किसके पास होती है? राज्य सरकार के पास होती है। दूसरा जो विशेषता आता है वो आता है संविधान की सर्वोच्चता। संघ की स्थापना समझौते के द्वारा होती है और इस समझौते को संविधान द्वारा प्रकट किया जाता है। संघवाद में संविधान लिखित और कठोर होता है। संविधान में ही इस बात का उल्लेख होता है कि इस समझौते में कैसे परिवर्तन किया जा सकता है और इसलिए संघवाद में संविधान को सर्वोच्च माना जाता है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है दोहरी सरकार। संघवाद में दो प्रकार की सरकारें पाई जाती हैं। पहली होती है केंद्र सरकार, दूसरी होती है राज्य सरकार। संपूर्ण देश के लिए केंद्र सरकार बनती है और प्रत्येक राज्य के लिए एक एक राज्य सरकार का निर्माण किया जाता है। केंद्र सरकार पूरे देश का शासन चलाती है, ठीक है, और जो प्रांतीय सरकार होता है वो किसी एक प्रांत का ही सरकार चलाता है। नेक्स्ट आता है न्यायपालिका की सर्वोच्चता, दोहरी नागरिकता। संघवाद में दोहरी नागरिकता होती है। एक राष्ट्रीय नागरिकता होती है और एक होती है प्रांतीय नागरिकता। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में दोहरी नागरिकता पाई गई है। वहाँ पर एक स्टेट का होता है तो एक कंट्री का भी होता है। लेकिन भारत में संघात्मक व्यवस्था पाई गई है या अपनाई गई है, तो इसके कारण से यहाँ पर एक ही नागरिकता पाई जाती है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता। संघात्मक शासन में न्यायपालिका को भी सर्वोच्च माना जाता है। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करती है, ठीक है, संविधान की रक्षा करती है और केंद्र तथा राज्यों के बीच विवाद होने का निपटारा भी करती है। इसीलिए संघवाद में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की जाती है। ये सारे जो 5 पॉइंट्स हैं आपके संघवाद की विशेषताएं और लक्षण दोनों में गिने जाते हैं। यदि आपसे लक्षण पूछे जाए तो भी आप इसे लिख देना, विशेषताएं पूछी जाए तो भी आप इसे लिख देना। नेक्स्ट आता है संघात्मक और एकात्मक सरकारों में अंतर। सबसे पहले हम एकात्मक सरकार के बारे में जानेंगे। एकात्मक सरकार में शासन का एक ही स्तर होता है। शक्तियों का केंद्रीकरण होता है जो केंद्र के पास होता है, ठीक है, सारी की सारी शक्तियाँ। इसमें संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। एकात्मक सरकार में एकहरी नागरिकता पाई जाती है जो केवल राष्ट्रीय का होता है, ठीक है। एकात्मक व्यवस्था को वहाँ अपनाया जाता है जहाँ का क्षेत्रफल हद से ज़्यादा कम हो लेकिन संस्कृति की एक रूपता हो, मतलब कि एक छोटी सी जगह पे एक ही संस्कृति का बसाव होना।
एकात्म व्यवस्था वाले देश जो इंग्लैंड हो गए, चीन, फ्रांस और जापान और स्पेन, इन सब जगहों पर एकात्म व्यवस्था को अपनाया गया है। अब आता है संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक सरकार दो स्तरों की सरकार होती है, जैसे राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार। शक्तियों का विभाजन होता है, केंद्र और प्रांतों के बीच में बंटवारा हो जाता है शक्तियों का। संविधान लिखित और कठोर होता है। संघात्मक सरकार में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, जिसमें एक राष्ट्र की नागरिकता होती है और एक प्रांतीय नागरिकता होती है। संघात्मक व्यवस्था को वहाँ अपनाया जाता है जहाँ क्षेत्रफल अधिक होता है और संस्कृतियों में विविधता पाई जाती है, अर्थात जहाँ पर क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, बहुत बड़ी भूभाग हो और वहाँ पर रहने वाले लोगों की जो संस्कृति है वो अलग अलग तरह की पाई जाती हो। संघात्मक व्यवस्था वाले देश, पहला यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, इन सभी देशों में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में शक्तियों का विभाजन। सबसे पहले संघ सूची की बात करते हैं। संघ सूची में केंद्र काम करता है, ठीक है। संघ सूची में जितने भी विषय क्षेत्र आते हैं उन सब पे सीधा कौन काम करता है? केंद्र। संघ सूची, इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय को शामिल किया गया है जो राष्ट्र के हित के लिए होती है, जो राष्ट्र में सर्वोपरि मानी जाती है, जैसे हमारा प्रतिरक्षा, सेल्फ डिफेंस, परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले या विदेशी लोगों से संपर्क, युद्ध, शांति, बैंकिंग, रेलवे और भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं संघ सूची में, जिसमें केंद्र सरकार या संसद कानून बनाती है और उस क्षेत्र में काम भी करती है। इसमें टोटल 97 विषय पाए जाते हैं। दूसरा आता है राज्य सूची। इसमें स्थानीय महत्व के विषय को शामिल किया जाता है। संघ सूची में राष्ट्रीय को लेकर और राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषयों को शामिल करते हैं, जैसे कि कृषि हो गया, कानून व्यवस्था हो गया, पुलिस हो गई, पशुपालन हो गया और भी बहुत सारे विषय आते हैं। पर सिर्फ राज्य सरकार या विधानसभा को ही कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। इसमें टोटल 66 विषय शामिल होते हैं। थर्ड आता है समवर्ती सूची। इसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर के महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया जाता है, जैसे कि शिक्षा, वन, मजदूर, संघ और भी अन्य कई विषय। इन विषयों पर दोनों सरकारें कानून बना सकती है। कौन? संघ सूची और राज्य सूची में। जैसे संघ सूची में केंद्र बनाती है, राज्य सूची में राज्यसभा विधानसभा बनाती है, लेकिन समवर्ती सूची में दोनों ही मिलकर कानून बना सकती है। परंतु जब टकराव होता है दोनों के बीच में, ऐसी टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है, तो केंद्र सरकार का ही कानून लागू होता है। वहाँ पे राज्य सरकार की जो कही हुई बातें होती है, जो कानून होती है, उसको नकार दिया जाता है। इसमें टोटल 47 सब्जेक्ट होते हैं।